राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस मॉनसून में प्राकृतिक आपदाएं देश की परीक्षा ले रही हैं। बाढ़ और भूस्खलन से घर, खेत और सड़कें तबाह हुई हैं। कई परिवार उजड़ गए और लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनका दर्द हम सबको साझा है। इस आपदा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और सुरक्षा बलों ने थर्मल कैमरा, ड्रोन, स्निफर डॉग जैसी तकनीकों की मदद से राहत कार्य तेज किए हैं। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टरों से सामग्री पहुंचाई गई है, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया है। पीएम ने स्थानीय लोगों, डॉक्टरों और समाज सेवियों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। मानसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए। पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गई, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिंदुस्तानी को दुखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ पुलवामा का पहला डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। ये मैच रॉयल प्रीमियर लीग का हिस्सा है, जिसमें जम्मू कश्मीर की अलग अलग टीमें खेल रही हैं। इतने सारे लोग, खासकर युवा, पुलवामा में रात के समय हजारों की तादाद में क्रिकेट का आनंद लेते हुए ये नजारा वाकई देखने लायक था। साथियों, दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा वो है देश में हुआ पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट्स भी पीछे नहीं रही, उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने यूपीएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी लेती है। हम सब ने सिविल सर्विसेज के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी है। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद
अपनी मेहनत से इस सर्विस में जगह पाते हैं। लेकिन साथियों, यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं जो बेहद काबिल होते हैं। उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है प्रतिभा सेतु। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर 10,000 से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डेटा बैंक मौजूद है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। लखनऊ में विमुक्त और घुमंतु जातियों के कल्याणार्थ विमुक्त जाति दिवस समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज की मेधावी प्रतिभाओं को सम्मानित किया और कहा कि ये वही जातियां हैं जिन्होंने विदेशी हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाकर इन्हें आपराधिक घोषित कर दिया था। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से इन जातियों को इस कलंक से मुक्ति मिली और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ। विमुक्ति जाति दिवस के आज के इस कार्यक्रम में सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले विमुक्ति जातियों की मुक्ति के लिए 31 अगस्त की स्थिति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आगमन के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था। अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था। कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था और वे ऐसे घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको इस देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसमें इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए। लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स से मुक्ति मिली और क्रिमिनल ट्राइब्स से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए
आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिहार में प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। खेड़ा ने कहा कि आयोग अपने स्रोतों से भ्रामक खबरें फैलाता है, जबकि कांग्रेस ने अब तक 79 लाख शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने बताया कि बीएलए की शिकायतें आयोग स्वीकार नहीं करता और 90,540 बूथों पर 65 लाख वोट एक पैटर्न के तहत काटे गए हैं। खेड़ा ने सभी मामलों की जांच की मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने 89 लाख कंप्लेंट्स, 89 लाख शिकायतें चुनाव आयोग को दी हैं। हम अपना काम चुपचाप करते रहे और उनके सोर्सेज की सुन के मुस्कुराते रहे। सोर्सेज कहते हैं साहब 0 कंप्लेंट्स। हमें पैटर्न समझ में आया कि ये 0 कंप्लेंट्स क्यों करवाते हैं। तो फिर ये सुनाई दिया, ये दिखाई दिया, ये महसूस किया कि हमारे बीएलएस जब शिकायतें लेकर, ऑब्जेक्शंस लेकर जाते हैं, उनसे नहीं लिया जाता। बीएलएस ने बिहार के नागरिकों की आवेदन, आपत्तियां जमा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी, सबकी मदद की। अब हमें रसीद, जैसा कि मैंने आपको कहा, नहीं दे रहे थे, फिर भी बूथ लेवल एजेंट 1 महीने से सब कुछ इकट्ठा करके डीसीसीज के माध्यम से, जिला अध्यक्षों के माध्यम से हम लोगों ने ये कंप्लेंट्स वहां डीईओ को जमा कराई। अब कंप्लेंट्स बड़ी चौंकाने वाली। कुल 90,540 बूथ पर 65 लाख वोट काटे गए। आपने सुना होगा वो। चुनाव आयोग ने 4 कारण बताए नाम काटने के। पहला, पलायन के कारण 25 लाख वोट कटे। 25 लाख पलायन के कारण कटे। दूसरा, मृतकों 22 लाख मृतक, उनके नाम काटे। तीसरा, पते पर अनुपस्थित थे, नॉट प्रेजेंट एट द एड्रेस मेंशन्ड, उसमें 9,70,000 वोट काटे। और पूर्व में पंजीकृत कहीं और होने की वजह से 7 लाख नाम काटे। ये 65 लाख का आंकड़ा चुनाव आयोग ने हमें, आप सबको दिया। कुछ बूथों पर आप हैरान होंगे, 100 से अधिक नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है 20,368 और इन 65 लाख नामों में 30 लाख नाम इन्हीं बूथों पर केंद्रित हैं। इसी प्रकार 200 से ज्यादा नाम काटे जाने वाले बूथों की संख्या है लगभग 1988 1988 बूथ्स पे 200 से ज्यादा लोग नाम उनके कट गए। 7,613 बूथ ऐसे हैं जहां पर 70% या उससे अधिक महिलाओं के नाम काटे। 635 बूथ ऐसे हैं जहां प्रवासी श्रेणी में काटे गए नामों में 75% से अधिक महिलाएं हैं। प्रवासी घोषित कर दिया 75% महिलाओं को और उनके नाम काट दिए। मृत श्रेणी में विसंगतियां आपने देखा राहुल जी के साथ चाय पीते हुए मृतक लोग बता रहे थे हम जिंदा हैं। चुनाव आयोग उनको मरा हुआ घोषित कर चुका, उनके नाम काटे हैं। अब 7,931 बूथों पर 75% जो नाम कटे हैं वो मृत श्रेणी में डाल दिया। अनुपस्थित लोग जो अपने एड्रेस पर नहीं हैं, 5,239 बूथों में 50 से अधिक मतदाताओं को अनुपस्थित बताकर उनका नाम काट दिया। इन सब आंकड़ों का फिर से जांच होनी आवश्यक है, फिर से सत्यापन होना आवश्यक है, फिर से डोर टू डोर जाकर चुनाव आयोग को अपने कर्मचारियों को भेजकर इसका सत्यापन करना बहुत आवश्यक है। ये एपिक नंबर वाली कैटेगरी।
ये नाम है, ये सिर्फ एक सैंपल लाया हूं, ऐसे कई हैं जिसमें एक वोटर को 2 एपिक नंबर दे दिए। ऐसे अनेक हजारों लाखों में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं नीचे रखो, आप कह रहे हो ऊपर रखो, मैं क्या करूं बता दीजिए। तो एपिक नंबर का मैंने आपको उदाहरण दिए। अब ये तमाम रसीदें, क्योंकि कल को फिर सोर्स कह दें कि साहब नहीं मिली, तो ये रसीदें भी हमने इकट्ठी की, ये भी लाखों की तादाद में है। आपको बताया 89 लाख, 89 लाख, ये अलग अलग जिले की ये रसीदें हैं। चुनाव आयोग की मोहर है, चुनाव आयोग ने रसीद दी है। अब हम भी यही चाहते हैं कि सुचारू रूप से इलेक्शन हो। हम भी चाहते हैं कि एक भी गलत आदमी वोटर लिस्ट पे नहीं रहे और एक भी सही व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हमारी भी, और चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम आंकड़े हमने दिए हैं, ये सब चुनाव आयोग फिर से सत्यापन कराए, फिर से डोर टू डोर जाकर जांच कराए। इन गलतियों को, इन खामियों को सुधारने के लिए फिर से डोर टू डोर सत्यापन की बहुत गंभीर आवश्यकता है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग की ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित किया। 2014 में शुरू हुई मन की बात का आज 125वां एपिसोड था, जिसमें पीएम मोदी ने कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तियानजिन में अहम मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में सीमा विवाद, कैलाश मानसरोवर, व्यापार और पारस्परिक रिश्तों को मजबूत करने जैसे तमाम मुद्दों पर बात हुई। राजधानी लखनऊ में रविवार को पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल उठा। आवाज सुनकर लोग घरों से बाहर निकले। स्थानीय लोगों ने अंदर फंसे लोगों को बचाने का प्रयास किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तकनीक के दम पर होने वाले विकास की बात पर जोर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वे दिल्ली को खेलों की भी राजधानी बनाना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ओलंपिक, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ और राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए की पुरस्कार राशि और सरकारी नौकरी देगी। दीपावली के बाद राजधानी में सनातनी समाज का भव्य संघ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल समेत मथुरा व काशी पीठ के महामंडलेश्वर शिरकत करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने 1396 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में उड़ीसा के एक व्यवसायी और उसकी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी के बाद एक पोर्श, एक मर्सिडीज, एक मिनी कूपर और एक BMW समेत 10 से अधिक लग्जरी वाहन जब्त किए। पंजाब में रविवार को बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई, क्योंकि कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं। लगातार बारिश और ताजा भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार छठे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए
कहा कि चीन से आने वाले सामानों पर भारत की निर्भरता लगातार बढ़ रही है, जिसका बुरा असर हमारे उद्योगों, कारखानों और दुकानों के घटते कारोबार पर पड़ रहा है। आज कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय खेल दिवस पर साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, नायब सैनी शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम गर्व और खुशी का अवसर है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हरियाणा खेलों का पावर हाउस है और यह आयोजन फिटनेस व स्वास्थ्य के साथ साथ खेलों के महत्व को भी रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के फिट इंडिया आंदोलन से प्रेरित होकर आज फिटनेस एक सशक्त जन आंदोलन का रूप ले चुका है। ये बहुत ही गौरव का दिन है, खुशी का दिन भी है। हमारे खेल रत्न मेजर ध्यानचंद जी, आज उनकी जयंती है और इस उपलक्ष्य पर हमारे खेल विभाग ने स्वच्छता अभियान के साथ इसको जोड़ा है। आज का यह दिन ये हम सब के लिए गर्व और गौरव से भर देता है, न केवल इसलिए कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत, उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हो, आगे बढ़ें। मित्रों, इस राष्ट्रीय दिवस का थीम 1 घंटा खेल के मैदान में ये रखा गया है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल आज ही 1 घंटा खेलना है। इसका अर्थ है कि हमें हर रोज 1 घंटा खेल को देना है ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो सके। ऐसा होने पर ही हम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कहा भी है, उन्होंने कहा फिट इंडिया हिट इंडिया के विजन को हम तब साकार कर पाएंगे। मित्रों, मुझे खुशी है कि आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आपकी भारी संख्या में इस साइक्लोथॉन में हम भाग ले रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र के लोग स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक हैं। यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाएगा कि हमारा उज्जवल भविष्य खेल के मैदानों में दिखाई देता है। मित्रों, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि देशभक्ति की शुरुआत फुटबॉल के मैदान से होनी चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उनके इस कथन का मतलब युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य से था। उनकी सोच थी
कि देश में यदि युवा पीढ़ी शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगी तो वह देश धर्म और संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकेगा। मैं सभी युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे खेल को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और मेजर ध्यानचंद जी की तरह अनुशासन, मेहनत, समर्पण के मार्ग पर हम आगे बढ़े चलें। मैं इसकी अपील आप लोगों से करता हूं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूदू के ग्राम गैजी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि इसमें राष्ट्र की उपलब्धियों का उल्लेख कर हर देशवासी को विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। आपने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी होगी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमारा जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जब तक उसका भला नहीं होगा, जब तक ना हमारे प्रदेश का भला होगा, ना हमारे देश का भला होगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम कहीं भी जाएंगे, वोकल फॉर लोकल का काम हम करेंगे, उनसे हम खरीदेंगे तो निश्चित रूप से हमारे उन लोगों का सहारा मिलेगा जो हमारे स्थानीय उत्पादन है, उनका लाभ भी हमको मिलेगा। आने वाले समय में लगातार त्योहार आ रहे हैं। हर त्योहार पर हमें आवश्यकता होती है हम हमारे भारत में निर्मित हमारे सभी आइटमों का उपयोग हम करें। सभी को हम जो हमारे यहाँ बने हुए उनको हम उपयोग करके चलेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ठीक प्रकार से होगी। मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और उनके नेतृत्व में विकसित राजस्थान 2047 का रोड मैप भी हमने बनाया है। मैं इतना और कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार को 20 महीने हुए हैं, लेकिन जो जहां अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकार्पण हुआ है, आज कितना बड़ा दूदू विधानसभा के लिए लोकार्पण हुए हैं, कितना काम हुआ है। अगर मैं इसमें पढ़ूं तो आप कहोगे इतने काम हमारे दूदू क्षेत्र में हुए हैं। आज दूदू विधानसभा के जो सौगातें मिली हैं, 20 करोड़ रुपए से विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत, भवन निर्माण का काम हुआ है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। दूदू में 10 करोड़ रुपए की लागत से 30 बेड का आयुष चिकित्सालय की नींव रखी गई है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार आप देख रहे हैं दूदू की जो मांग थी, हमारे माननीय प्रेमचंद जी बैरवा ने जो किया वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और दूदू के लिए जितना बजट दिया है वो आपको सबको पता है। 271 करोड़ रुपए से विश्व बैंक ईपीसी मोड अंतर्गत स्वीकृत दूदू सावर भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए से रसायनी मौजमाबाद झाग रामपुरा ऊटी बगरू सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। इसी के साथ दूदू सामर से होकर गुजरता सुदृढ़ीकरण 32 करोड़ 66 लाख का काम हो रहा है। इसके साथ ही 14 करोड़ 50 लाख के लागत के ग्राम साखनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए में छापरवाड़ा बांध की नहरों को नवीनीकरण किया जा रहा है। दूदू में अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा है। मोहनपुरा भागी औद्योगिक क्षेत्र बनने से दूदू के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। एक एक वायदे को पूरा करते हुए जो आपने विश्वास किया है उस विश्वास को पूरा आपको करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, दूदू वासियों का ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार आपके क्षेत्र में किसी भी तरह से कोई भी विकास में किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ेगी, कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।